Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic quality management, statistical quality control and the different aspects related to quality management. So आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ऑपरेशंस मैनेजमेंट से रिलेटेड है और यूनिट 8 का पार्ट है। मैनेजमेंट कोड नंबर 17 का सारा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। हमने 7 यूनिट ऑलरेडी कवर कर ली हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट यूनिट वाइज बनी हुई है, आप वहाँ जाके वीडियोस देख सकते हैं। और यूनिट 8 भी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। ये लास्ट सेकंड वीडियो है, इसके बाद एक वीडियो और आएगी जो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर होगी, देन हमारी यूनिट 8 भी कंप्लीट हो जाएगी। सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक विच इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है, देखो नेम सजेस्ट कर रहा है, बिल्कुल हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जब हम इसको सुनते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है। हर ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। बट वो अब आपके पास दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दो ऑप्शंस होते हैं कि आप फॉर एग्जांपल कि आप क्या हो सकता है, पीएनबी बैंक में भी जा सकते हैं, आप एसबीआई बैंक में भी जा सकते हैं, या फिर आप एचडीएफसी बैंक में भी जा सकते हैं। आपको अपना एक बैंक अकाउंट ओपन कराना है तो आप पीएनबी बैंक को भी यूज़ कर सकते हैं, एसबीआई को भी कर सकते हैं, एचडीएफसी को भी कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करोगे तो सब में सिमिलर होता है, उनके प्रोडक्ट भी क्वाइट सिमिलर ही होते हैं कि एफडी प्रोवाइड कर रहे हैं, आरडी प्रोवाइड कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सबके प्रोडक्ट सेम, सबका इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम। फिर भी आप कैसे डिसाइड करते हो कि नहीं मुझे तो पीएनबी में ही जाना है या नहीं मुझे तो एचडीएफसी में ही अकाउंट ओपन कराना है। ये डिफ्रेंशिएशन आप किस बेस पे करते हो कि उनकी सर्विसेज कितनी अच्छी हैं, जो वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही हैं वो कितने ज़्यादा क्वालिटेटिव हैं। सो क्या मैटर करता है, उनकी क्वालिटी मैटर करती है। दोनों की प्रोडक्ट की सर्विसेज सेम है, यानी कि क्या वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेम है, उनके प्रोडक्ट सेम है, फिर भी हम किसी एक को प्रायर रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज़ सेम, बट किस क्वालिटी में प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिफरेंट है। तो अगर आपकी एक क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, अगर आप एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हो तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपिटिटिव एडवांटेज बना सकते हो, जिसकी हेल्प से आपका क्या होगा, मार्केट के अंदर एक डिफरेंट इमेज बनेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकोगी। तो इसका मतलब जब हमें ये पता चल रहा है कि क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स की सर्विसेज की क्वालिटी अच्छी है, गुड क्वालिटी है, तो ज़्यादा कस्टमर्स हमारी तरफ आएंगे, हमारी डिमांड इंक्रीज होगी, सेल्स इंक्रीज होगी। ऑब्वियस सी बात है, सेल्स इंक्रीज होगी तो हमारी ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नहीं चाहती कि भाई उनकी क्वालिटी इंक्रीज हो सो दैट उनकी प्रॉफिट इंक्रीज हो सके, टर्नओवर इंक्रीज हो सके। हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहेगी, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो प्रॉफिट में रहे, उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, और वो कब होगा, जब वो अच्छे और क्वालिटेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। सो इसीलिए क्या जरूरी है, क्वालिटी को मैनेज करना। तो क्वालिटी मैनेजमेंट क्या हुआ, क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ क्वालिटी एट एवरी स्टेप ऑफ प्रोडक्शन। अब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, ऐसा तो है नहीं कि आपने रॉ मटेरियल लिया और डायरेक्टली वो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो गया। ये अपने आप तो होता नहीं। फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। ऐसा हो सकता है कि उसे कन्वर्ट करने के लिए 5-6 प्रोसेस हो, जब वो प्रोसेस कंप्लीट होती है देन हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, जितनी भी प्रोसेसेस हैं, जितनी भी प्रोसेसेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, हर उस प्रोसेस पे हर एक्टिविटी को कंट्रोल करना सो दैट उसकी क्वालिटी को एंश्योर कर सकें कि सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट ही हम बनाएंगे, दैट इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट। तो क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एंश्योर करते हैं कि हमारे जो प्रोडक्शन है उससे क्वालिटेटिव गुड्स ही बने। क्वालिटी होती क्या है, जैसे हमने बोला क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं। ये आई थिंक जितनी बार भी मैनेजमेंट का वर्ड आया है उतनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि जहाँ मैनेजमेंट आ जाए वहाँ आप समझ लेना कि आपको क्या करनी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोडक्शन सो दैट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी एंश्योर्ड। तो वही हमारा क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट है कि हमारी जो भी प्रोडक्शन होती है उसमें हर एक एक्टिविटी को, हर एक स्टेप को अच्छे से प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट
डायरेक्ट करना एंड कंट्रोल करना, सो दैट हम इंश्योर कर सकें कि हमने एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया है। अब हम बोल रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाए, क्वालिटी होती क्या है? तो क्वालिटी क्या है? एक स्टैंडर्ड है। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, एक काइंड ऑफ बेंचमार्क सेट कर दिया है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बने, जो भी हमारी सर्विसेज हो, वो इस स्टैंडर्ड को मीट करती होनी चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड को मीट करती है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट क्वालिटेटिव है। अगर वो स्टैंडर्ड को मीट नहीं करती है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट क्वालिटेटिव नहीं है। सो क्वालिटी क्या है? एक स्टैंडर्ड है किसी भी चीज़ का दैट इज मेजर्ड अगेंस्ट अदर थिंग्स ऑफ सिमिलर काइंड, और इट इज़ अ डिग्री ऑफ एक्सीलेंस ऑफ समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ में सुपीरियर होने की जो डिग्री होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वालिटी। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, जो हम फर्दर आगे डिसाइड करेंगे, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ हम एक बार सिर्फ क्वालिटी मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है। क्वालिटी मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, स्टेप्स हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं, प्लान करते हैं, ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी को इंश्योर कर सकें। क्वालिटी मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ ओवरसीइंग ऑल द एक्टिविटीज एंड टास्क नीडेड टू मेंटेन अ डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्सीलेंस, कि अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, एक्सीलेंट हो, सुपीरियर हो, तो जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, टास्क हैं, उनको वॉच करना, उनको ओवरसी करना, देखना कि क्या वो अच्छे से परफॉर्म हो रहे हैं, सो दैट हमारी क्वालिटी मैनेज की जा सके, दैट इज क्वालिटी मैनेजमेंट। सो ओवरऑल क्वालिटी मैनेजमेंट को अगर हमें कंक्लूड करना हो तो क्वालिटी मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं एंड कंट्रोलिंग करते हैं जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनकी, सो दैट हम ये इंश्योर कर सके कि जितने भी प्रोडक्शन हमने की है उसमें जो गुड्स हमने प्रोड्यूस किए हैं वो क्वालिटेटिव गुड्स हैं, स्टैंडर्ड गुड्स हैं, जो एक एक्सीलेंस के लेवल को, डिग्री को मीट करते हैं। ओरिजिन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कि जब हम क्वालिटी मैनेजमेंट करते हैं या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करते हैं, देखो क्वालिटी मैनेजमेंट क्या हुआ? एक प्रोसेस जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या हुआ? कि क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर हमने टोटल को ऐड कर दिया, एक और एडिशनल वर्ड ऐड हो गया, दैट इज टोटल। टोटल का मतलब क्या होता है? ओवरऑल। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे वो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ हो, फंक्शनल एक्टिविटीज़ हो, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ हो, जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, हर काम को क्वालिटेटिव वे में करना, हर एक एस्पेक्ट को क्वालिटी से जोड़ देना, सो दैट हमारी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन एक एक्सीलेंस लेवल पे वर्क करे, दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को हमें किसने दिया है? इट इज़ ओरिजिनेटेड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ जापान। ये याद रखना, जितने भी आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे हमारे ओरिजिनेट होते हैं? जापान से। जो भी आगे हम डिस्कस करेंगे वहीं से क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया है। और ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? एडवर्ड जुरैन एंड जोसेफ ने हमें दिया है। अब हमारी TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कई बार क्या पूछ लिया जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की? TQM। सो TQM की फुल फॉर्म क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? 8 प्रिंसिपल्स हैं जिसे TQM फॉलो करता है। प्रिंसिपल्स क्या है कि अगर इन पे वर्क किया जाएगा तभी TQM इंश्योर की जा सकती है। अगर ये चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, इट मीन्स उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मैनेज होगी। तो वो 8 चीज़ें क्या हैं कि कस्टमर पे फोकस्ड होना, कस्टमर फोकस यानी कि कस्टमर्स को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्ट बनाना। सिर्फ अगर हम क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है कि प्रोडक्शन की, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंश्योर करना। बट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है कि हर एक एस्पेक्ट की क्वालिटी को मैनेज करना। कस्टमर से कैसे डील होता है वो भी अच्छे क्वालिटेटिव मैनर में हो, कैसे पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो क्वालिटेटिव मैनर में हो, फंक्शनल स्ट्रेटजीज कैसी हो रही हैं वो क्वालिटेटिव मैनर में हो, सब कुछ क्वालिटी के अकॉर्डिंग हो, दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो उसके लिए हमें क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे कि हम कस्टमर के फोकस्ड हों, यानी कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो वो कस्टमर के लिए हो, कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए हो, उसके एक्सपीरियंस को और ज़्यादा प्लेजर बनाने के लिए हो, सो दैट हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो। तो पहला प्रिंसिपल कस्टमर फोकस्ड। सेकंड एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ डिसाइड करती है, कुछ भी करने के लिए सोचती है, वो तब तक उसे नहीं कर सकती जब तक उसके एम्प्लॉय इन्वॉल्व ना हो। फॉर एग्जांपल आपका ग्रुप है, आपके फ्रेंड्स का 5 या 6 मेंबर्स का ग्रुप है। अब आपने खुद कुछ डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिसके थ्रू आपके ग्रुप को भी फ़ायदा हो सके, तो जब तक वो 6 मेंबर्स रेडी नहीं होंगे, वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप क्या कर सकोगे? उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकोगे। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तभी होगी जब हमारे एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि
कि एम्प्लॉय ही क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं, असली जो फंक्शनैलिटी उसे परफॉर्म करते हैं। थर्ड इज प्रोसेस सेंटर्ड, यानी कि जितनी भी प्रोसेसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो प्रोडक्शन प्रोसेस हो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो, स्ट्रैटेजिक प्रोसेस हो, हर एक प्रोसेस पे फोकस किया जाना चाहिए, उसकी टाइमलीनेस को देखा जाना चाहिए, प्रोसेस को क्लियर बनाया जाना चाहिए और उसके अंदर क्वालिटी ऐड की जानी चाहिए। सो जो TQM है वो क्या है, एक प्रोसेस सेंटर्ड अप्रोच है। अगर हम प्रोसेस सेंटर्ड रहेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, TQM को अवेल कर सकते हैं, उसका बेनिफिट यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम, कि TQM सिर्फ प्रोडक्शन की क्वालिटी से रिलेट नहीं करता, सिर्फ फंक्शन की क्वालिटी से रिलेट नहीं करता, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी से रिलेट नहीं करता, ओवरऑल जो हमारा बिजनेस है उस पूरे की, यानी कि पूरा इंटीग्रेटेड हर एक चीज को कवर करता है। जितने भी एस्पेक्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर किसी के ऊपर क्या होना चाहिए, क्वालिटी का मैनेजमेंट होना चाहिए। देन स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच, सिंपल सी बात है कि सिक्वेंशियल है, सिस्टमैटिक अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि हमने बोला टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हम यूज़ कर रहे हैं और हमने सीधा उसे अडॉप्ट कर लिया, ऐसे नहीं होता। उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, प्रॉपर चेंज को इंप्लीमेंट करने के लिए प्लान बनाने पड़ते हैं, सिस्टमैटिकली उसे यूज़ किया जाता है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तभी अचीव कर पाते हैं जब हम किस पे फोकस करते हैं, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, यानी कि लगातार इंप्रूवमेंट पे। आज हम जो कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इस स्टेट पे हम फिलहाल हैं, तो अगर हम अब इंप्रूव करना चाहते हैं तो हम इस स्टेट पे पहुंचेंगे, बट ये हमारी ऑप्टिमम बेस्ट स्टेज नहीं है, इससे आगे भी हम पहुंच सकते हैं, उससे आगे भी हम पहुंच सकते हैं। तो हमेशा इंप्रूवमेंट के बारे में, ग्रोथ के बारे में फोकस्ड रहने से ही हम क्या कर सकते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को पा सकते हैं। फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिसीजन मेकिंग हो वो किसके ऊपर हो, फैक्ट के ऊपर बेस्ड हो, एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड डिसीजन मेकिंग मत लो कि हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो हम ऐसा कर लेते हैं, नहीं। फैक्ट क्या कहते हैं, रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, एक्चुअल में जो प्रूव्ड थिंग्स हैं उनके ऊपर अगर आप डिसीजन मेकिंग करते हो तो आपके लिए ज़्यादा इजी होता है टोटल क्वालिटी को मैनेज करना। एंड कम्युनिकेशन, अनलेस एंड अनटिल कम्युनिकेशन इज नॉट अवेल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन यू कैन नॉट यूटिलाइज द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि टोटल क्वालिटी का मतलब क्या है, अगर ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो टॉप लेवल पे भी क्वालिटी को अच्छे से मैनेज किया जाए, मिडल लेवल पे भी, फंक्शनल लेवल पे भी क्वालिटी को अच्छे से मैनेज किया जाए। तो अगर इनके बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं होगा कि क्या टॉप लेवल कम्युनिकेट करना चाहती है वो कम्युनिकेट ना कर सके, या फिर क्या हमारा लोअर लेवल या मिडिल लेवल कम्युनिकेट करना चाहता है वो कम्युनिकेट ना कर सके, तो हम क्या करेंगे, तो हम वर्क ही नहीं कर पाएंगे। अगर हमें यही नहीं पता कि कैसे काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो वर्क कैसे करेंगे। और ये तो क्या है, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, यानी कि मिलके करना पड़ेगा। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए कम्युनिकेशन भी रिक्वायर्ड है। तो 8 प्रिंसिपल्स क्या हुए, कस्टमर फोकस्ड, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, प्रोसेस सेंटर्ड, इंटीग्रेटेड सिस्टम, स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन। नाउ एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, की क्वालिटी मैनेजमेंट के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। 4 वो एलिमेंट्स जो एश्योर करते हैं, मीन्स 4 एलिमेंट्स भी बोल सकते हो या एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हो जो क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया कि क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं, और ये किसने दिया है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। अब हम डिस्कस करें कि क्वालिटी मैनेजमेंट के क्या एलिमेंट्स हैं। 4 चीज़ें, जब भी हम क्वालिटी मैनेजमेंट करते हैं तो किन 4 चीज़ों को डिस्कस करते हैं। क्वालिटी की प्लानिंग करना कि कितनी क्वालिटी होगी, जैसे हमने बोला ना स्टैंडर्ड सेट करते हैं, अगर वो स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है इसका मतलब क्वालिटेटिव है, अदरवाइज क्वालिटेटिव नहीं है। तो सबसे पहले क्वालिटी की प्लानिंग करना, स्टैंडर्ड को सेट करना कि किस स्टैंडर्ड को हम क्वालिटेटिव बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। देन क्वालिटी की एश्योरेंस करना, एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, एक ट्रस्ट शो करना, ये एश्योर करना, ये बिलीव कराना कि हाँ हम क्वालिटी को अचीव करेंगे। तो पहले क्वालिटी के रिगार्डिंग प्लानिंग करना कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं, फिर ये एश्योर करना कि हाँ हम उस स्टैंडर्ड को अचीव करेंगे और क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाएंगे। देन उसके ऊपर कंट्रोल करना कि हमने एश्योर कर देने से अचीवमेंट नहीं होता। अगर हमने किसी को कुछ फाइनल कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपका और आपका फ्रेंड है, आपके फ्रेंड के साथ आपने कोई प्लानिंग की और आपने उसे एश्योर किया कि हाँ मैं आपकी मदद करूंगा, जो भी तू करेगा मैं उसमें तेरी मदद करूंगा, ये आपने बोल दिया, बट क्या इससे मदद हो गई, नहीं। जब तक आप करोगे नहीं तब तक कैसे होगी। तो सिंपली उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, क्वालिटी कंट्रोल। पहले हमने एश्योर किया कि हाँ हम उस क्वालिटी स्टैंडर्ड को रीच करेंगे और क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाएंगे, बट उसे करने के लिए हमें क्वालिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी कि जब प्रोडक्शन हो रही है, जो भी प्रोसेसेस हो रही है उनके बीच में उसे चेक करते रहना कि क्या हम उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, क्या हम अपनी क्वालिटी को यूज़ कर रहे हैं या नहीं। एंड देन क्वालिटी को इंप्रूव करना, क्योंकि मैंने बोला कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया ये सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड है, इससे ऊपर आप जा ही नहीं सकते। ग्रोथ का स्कोप हमेशा होता है। अगर आप इस स्टैंडर्ड को अचीव करना शुरू कर चुके हो, यानी कि ये स्टैंडर्ड अब आप अचीव करते हो, तो अब आपको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए।
नाउ बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, कि अगर आप क्वालिटी मैनेजमेंट करते हो तो उसके क्या बेनिफिट होंगे। सिंपल सी बात है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्रोसेसेस क्वालिटेटिव हैं, तो उसके सारे जो होंगे फेवरेबल बेनिफिट आपके लिए लेके आएगी। कि क्या है, बेटर प्रोसेस कंट्रोल, कि जो भी प्रोसेसिंग है आपकी, जिसके इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट होता है, तो आपकी प्रोसेस ज़्यादा बेटर होगी। बिकॉज ये किसके कंसर्ट हो जाएगी, किसके ऊपर कंसंट्रेटेड है, क्वालिटी के ऊपर। तो अगर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी तो प्रोसेस ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म होगी, टाइमली परफॉर्म होगी, प्रोसेस की इंप्रूवमेंट होगी, कंट्रोल प्रोसेस पे ज़्यादा अच्छा होगा, एज वेल एज वो इंप्रूव भी होगी। इंप्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारी प्रोसेस के अंदर क्वालिटी है, इनपुट के अंदर क्वालिटी है, कि फॉर एग्जांपल कि आपने डिसाइड किया कि आप अपना खुद का शोरूम खोलोगे, तो शोरूम के अंदर आपको कुछ मशीन्स चाहिए थी, कोई फर्नीचर चाहिए था, तो अगर आप ये चीज़ें अच्छी लेके आओगे, आपका इनपुट अच्छा होगा, तो सिंपल सी बात है जो आपका फाइनल शोरूम खुलेगा वो दिखने में अच्छा होगा, एस्थेटिक होगा। तो वो कैसे होगा, क्योंकि आपका इनपुट और आपकी प्रोसेसिंग अच्छी थी। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम क्वालिटी मैनेजमेंट करेंगे तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। अगर हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, प्रोसेस इंप्रूव हो रही है, तो जितनी प्रोडक्टिविटी हम करते थे उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हम कर पाएंगे, क्योंकि डिमांड भी ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बना रही है तो फॉर श्योर उसकी डिमांड होगी, लोग उसे परचेज करेंगे। इंक्रीज लीगल सर्टेनिटी, हर ऑर्गेनाइजेशन की लीगल सर्टेनिटी में वो हेल्प करता है। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो स्टैंडर्ड बने, जैसे हॉल मार्क है, इंडिया ISI मार्क है, ये सब मार्क क्या है, जो क्वालिटी को ही चेक करते हैं। तो अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाती है, तो यानी कि गवर्नमेंट ने जो भी लॉज बना रखे हैं, जो भी रेगुलेशंस बना रखे हैं, जो भी चीज़ें बना रखी हैं चेक करने के लिए क्वालिटी को, आप उसे पास कर जाओगे। आप पास करोगे तो आपकी रेपुटेशन भी इंक्रीज होगी, एज वेल एज आपको लीगल सर्टेनिटी मिल जाएगी कि जो भी लीगल लॉज हैं आप उन्हें फॉलो कर रहे हो। देन आपकी कंपिटिटिवनेस इंक्रीज होगी। जब मैंने मीनिंग बताया था तब भी बता दिया था कि अगर सेम प्रोडक्ट सब प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आप एक डिफरेंशिएशन पाते हो मार्केट के अंदर, जिससे आपकी कंपिटिटिवनेस इंक्रीज होती है, वेस्ट रिड्यूस हो जाएगा और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होगा। नाउ फंक्शंस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, कि क्वालिटी मैनेजमेंट जब आप करते हो तो कौन कौन से फंक्शंस काम आपको परफॉर्म करने होते हैं क्वालिटी को मैनेज करने के लिए, क्या क्या चीज़ें आपको कंट्रोल करनी होंगी, किस किस चीज़ की मैनेजमेंट करनी होगी, सो दैट आपकी अच्छी क्वालिटी निकल के आए। तो पहला है प्रोसेस एंड प्रोडक्शन कंट्रोल, कि ये आपका इनपुट है, यहाँ आपका इनपुट है, ये आपकी क्या होती है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, एंड देन आपका फाइनल आउटपुट आता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका आउटपुट अच्छा आए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्वालिटी को मैनेज करना होगा। और क्वालिटी मैनेज कब होगी, जब आप प्रोसेस को, प्रोडक्शन के जितने भी प्रोसेस हैं, स्टेप हैं, उन्हें अच्छे से कंट्रोल करोगे, अच्छे से उसके ऊपर मैनेजमेंट रखोगे। डिज़ाइन कंट्रोल, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है, अब इसने आपने बोला कि ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट है, अब ये जो प्रोसेसिंग है इसे कैसे आप डिज़ाइन करते हो, कि किस तरीके की प्रोसेस होगी, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होगी, प्रोसेस ओरिएंटेड होगी, फिक्स्ड लोकेशन होगी, इस तरीके से प्रोसेस को डिज़ाइन करना, इस तरीके से वर्किंग को डिज़ाइन करना कि जो भी आपका वर्क हो वो क्वालिटी में कंट्रीब्यूट करे, अपना इतना बेस्ट डिज़ाइन बनाना प्रोडक्शन के लिए कि आपकी क्वालिटी इंक्रीज़ की जा सके। रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल कि जितना आपके पास रॉ मटेरियल है, ह्यूमन रिसोर्स हैं, लेबर है, जितनी भी चीज़ें आपके पास है, फाइनेंशियल रिसोर्स हैं, उनको इस तरीके से यूज़ करना, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, बेस्ट यूटिलाइजेशन करोगे तभी आप क्वालिटी को क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। चेंज मैनेजमेंट करना, क्योंकि चेंज क्या है, टेक्नोलॉजी में चेंज होते रहते हैं, एनवायरनमेंट में चेंज होते रहते हैं। एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ऐसा हो सकता है कि पॉलिटिक्स में कुछ चेंज आ गया हो, लॉज में कुछ चेंज आ गया हो, लीगल लॉज में चेंज आ गया हो, या फिर नेचुरल फैक्टर्स में चेंज आ गया हो, जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए था वो अवेलेबल है या नहीं है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में चेंज आ गया हो। तो चेंजेस तो होते रहते हैं और चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज करना होता है। तो अगर हम चाहते हैं क्वालिटी अच्छे से मैनेज रहे तो हमें चेंज को भी अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही चेंज आता है और नया स्कोप खुल जाता है। जैसे पहले क्या था, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी तो हम कीपैड मोबाइल्स का यूज़ करते थे, बट अब हम स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी कंपनीज कीपैड मोबाइल बनाती थी, अगर वो चेंज को मैनेज नहीं करती, अगर वो स्मार्टफोन नहीं लेके आती, तो आज वो क्या है, मार्केट से आउट हो चुकी है, उनके फ़ोन नहीं बिकते। तो चेंज को मैनेज करोगे तभी आप क्वालिटी को एश्योर कर सकते हो। देन हमारा क्या है, ऑडिट एंड इंस्पेक्शन करना, कि जो भी हमारा काम हो रहा है उसकी ऑडिटिंग, रिकॉर्ड्स वगैरह बना के रखना, उसको बार बार चेक करना, उसकी इंस्पेक्शन करना कि क्या आप क्वालिटी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हो या नहीं, सो दैट आप करेक्टिव एक्शन जो है ले सको। फॉर एग्जाम्पल कि इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट के टाइम, अगर जब आउटपुट निकलता है यानी कि फिनिश प्रोडक्ट निकलता है, तब आप चेकिंग करते हो और आपको पता चलता है कि आपका फिनिश प्रोडक्ट एज पर द मार्क नहीं है, जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं बना, तो आपको क्या बियर करना पड़ेगा, सिर्फ लॉस आपके हाथ में रह जाएगा, क्योंकि सारी प्रोडक्शन तो हो चुकी है। बट बीच में ही अगर आप चेक कर लोगे और आपको कोई कमी नजर आती है तो आप उसे ठीक कर सकते हो, तो आप अपने लॉस को बचा सकते हो। तो ऑडिट एंड इंस्पेक्शन करनी चाहिए।
डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को अच्छे से मैनेज करना चाहिए। एंड डेविएशन मैनेजमेंट की हम चाहते थे स्टैंडर्ड ये हो, हमारी क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड हमने ये सेट किया था, अगर हम यहाँ हैं तो ये जो डेविएशन है, ये गैप क्यों आ रहा है, इसे मैनेज करना और इसे कंट्रोल करने की कोशिश करना क्वालिटी को मैनेज करने के लिए। तो क्वालिटी मैनेजमेंट हमने डिस्कस कर लिया है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मीनिंग एंड प्रिंसिपल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मीनिंग, एक फाइनल मीनिंग हम फिर से बताते हैं क्या है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक मेथड है जिसके थ्रू हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन का क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि कैसे कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकती है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद द अवेयरनेस ऑफ क्वालिटी इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, यानी कि हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसेसेस होती हैं, हर तरीके की फंक्शनल, ऑर्गेनाइजेशनल, फाइनेंशियल, लीगल, जैसी भी प्रोसेसेस है, हर एक प्रोसेसेस के अंदर अवेयरनेस लेके आना क्वालिटी की और उसे कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करना सो दैट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की गुड क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके, दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। नेचर एंड फीचर ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है तो आपको उसके फीचर्स अपने आप ही पता चल जाएंगे कि सबसे पहले क्या है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या है। ये अगर हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये सेल्स है, ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, ये R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ये परचेज डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे हमारा कोई और मटेरियल डिपार्टमेंट है फॉर एग्जाम्पल। तो हर एक डिपार्टमेंट में ये जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है, चाहे कितने भी काम हो रहे हैं, हर एक प्रोसेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी प्रोसेस हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हो रही है उन सब के अंदर क्वालिटी को एश्योर कर रहे हैं, दैट इज़ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये किस चीज़ पे स्ट्रेस कर रहा है, क्वालिटी की मैनेजमेंट पे। तो पहला फीचर क्या है कि स्ट्रेस करता है क्वालिटी मैनेजमेंट पे। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि ऐसा नहीं है कि शुरू में हमने क्वालिटी देख ली बाद में देखते ही नहीं, लगातार हम उस पर वर्क करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट पे वर्क करते हैं। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, सिर्फ एक पार्ट को कंसिडर नहीं करता, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करता है। तो इंटीग्रेटेड यानी कि कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करता है। लिंकेज ऑफ क्वालिटी एंड प्रोसीजर्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी प्रोसीजर्स हैं, उन्हें किस चीज़ से लिंक करता है, क्वालिटी से लिंक करता है। ग्रेजुअल प्रोसेस है, यानी कि सिस्टमैटिक वे में, ऐसा नहीं है कि एकदम से हो गई, टाइम टू टाइम सिस्टमैटिक वे में हम अडॉप्ट करते हैं। फोकस ऑन कस्टमर, ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट की जाती है ये क्यों की जाती है, ताकि आप अपने कस्टमर को बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सको। पूरी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी हम इसलिए मैनेज करते हैं ताकि जो अल्टीमेट कस्टमर है जिसे हम सर्व करते हैं उसे हम बेस्ट क्वालिटेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके, सो दैट वो कंपटीटर्स के बजाय हमें चुने। एंड टीम वर्क, यानी कि जो भी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो टीम वर्क के थ्रू वर्क करता है क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वॉल्व है। टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कि आप कैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इंश्योर करते हो, उसके क्या क्या टूल्स होते हैं। कि आप बेंच मार्किंग सेट कर दो, जो एग्जांपल हम अब तक ले रहे थे कि एक स्टैंडर्ड को सेट कर देना एंड ये देखा जाए कि क्या हम उस स्टैंडर्ड को अचीव कर रहे हैं या नहीं। अगर अचीव नहीं कर रहे इसका मतलब हम क्वालिटी में लैग कर रहे हैं, अगर हमने उस स्टैंडर्ड को अचीव कर लिया इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो वो होता है बेंच मार्किंग, की एक बेंच मार्क सेट कर देना, इतना क्वालिटेटिव प्रोडक्ट आपको बनाना है। देन जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम हमारा क्या है कि इसके अंदर हम कैसे मैनेज करते हैं, पहले से बना के प्रोडक्ट रखते ही नहीं, इसको हम जीरो स्टॉक मेथड भी कहते हैं। जो हमारा क्या है कि इसके अंदर क्या होगा कि आपके ये कस्टमर्स हैं, जैसे ही कस्टमर आपसे डिमांड करेंगे ना तभी आप क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे। पहले से कुछ प्रोड्यूस करके नहीं रखते, पहले से कुछ मैन्युफैक्चर करके अपनी इन्वेंट्री में नहीं रखते, उसी टाइम जस्ट इन टाइम आप उन्हें प्रोवाइड करते हो। तो अगर आप उसी टाइम प्रोवाइड करोगे तो बेटर क्वालिटी आप क्रिएट कर रहे हो कस्टमर के लिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शॉप पे जाते हो, पहले से मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हैं तो आपको उन्हीं में से कोई एक चूज़ करना पड़ता है। बट आप अगर आपको ये बोला गया कि आप पहले बताओगे फिर हम बनाएंगे, इसका मतलब क्या है, उसी टाइम आपको बना के देंगे बट आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग बनेगा, जैसी चीज़ें आप चाहोगे, जैसी स्पेसिफिकेशंस आप चाहोगे उसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो वो इसका मतलब क्या, आप बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करते हो। तो जस्ट इन टाइम भी हमारा क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड करने की टेक्निक है। देन क्वालिटी सर्कल्स, क्वालिटी सर्कल्स में क्या होता है कि पहला क्या किया, बेंचमार्किंग की सेटिंग करके कि एक बेंचमार्क को सेट कर देना और उसके अकॉर्डिंग देन जस्ट इन टाइम। उसके बाद है क्वालिटी सर्कल्स। क्वालिटी सर्कल्स हम डिस्कस भी करेंगे कि अनदर टॉपिक भी है जो हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं आज, बट अभी मैं बता देती हूँ कि क्वालिटी सर्कल्स क्या होता है। 3 से 12 या एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं। इसी ऑर्गेनाइजेशन के 5-6 मेंबर्स, 10-12 मेंबर्स क्या करते हैं, जो एक ही लेवल पे होते हैं, वो इकट्ठा मिलते हैं, मीटिंग करते हैं और क्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्वालिटी के बारे में कोई प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, इशू वो फेस कर रहे हैं और बेस्ट रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि टोटल क्वालिटी मैनेज की जा सके। देन ब्रेन
ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ सेलेक्टेड मेंबर्स, सारे मेंबर्स नहीं, कुछ सेलेक्टेड मेंबर्स क्या करेंगे, उनका एक सेशन रखा जाएगा जिसमें उनको एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी क्वालिटी से रिलेटेड कि भाई इस प्रोडक्ट की क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं आ रही है। तो हर वो पर्सन, जितने भी पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, सब क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन लिखेंगे, हर एक के सॉल्यूशन को एक एक करके डिस्कस किया जाएगा, सब अपने सारे सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे और उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे और जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसे अडॉप्ट कर लिया जाएगा टोटल क्वालिटी को मैनेज करने के लिए। देन कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अभी तक थी ये हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, सिर्फ डिस्कस करने की, नेचुरल वे में हम कैसे करते हैं कि किसी बेंचमार्क को सेट करके जस्ट इन टाइम के थ्रू हम कर सकते हैं, क्वालिटी सर्कल एक ग्रुप बना के कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि हर एक के आइडिया को डिस्कस करके कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये। फॉर एग्जाम्पल कि अगर 10 पर्सन हैं और हर एक पर्सन 5 आइडिया लेके आया है तो 50 के 50 आइडिया को डिस्कस किया जाएगा, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया जाएगा, देन फाइनल सॉल्यूशन सेलेक्ट किया जाएगा। कंट्रोल चार्ट में क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है, जैसे इस तरीके से कंट्रोल चार्ट बनते हैं, एक लोअर लिमिट सेट की जाती है, एक अपर लिमिट सेट की जाती है कि इससे नीचे नहीं जानी चाहिए और इससे ऊपर भी नहीं जानी चाहिए, अगर इससे ऊपर जाएगी तो वो ओवर में हो जाएगी और कॉस्ट हमारे लिए ज़्यादा लेके आएगी। सो इसके बीच में क्वालिटी को मैनेज करके रखना कंट्रोल चार्ट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। देन हम क्या एक प्रोसेस भी यूज़ करते हैं, प्लानिंग, डूइंग, चेकिंग एंड एक्टिंग, जिसको हम बोलते हैं PDCA। और आपसे ये पूछा भी जाता है कि PDCA की क्या फुल फॉर्म होती है, तो P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, D फॉर डूइंग, C फॉर चेकिंग एंड A फॉर एक्टिंग। यानी कि सबसे पहले प्लान करना कि कैसे टोटल क्वालिटी को मैनेज करना है, जो भी आपने प्लान किया है, देन उसे फाइनली डू करना यानी कि उसको परफॉर्म करना, देन चेक करना कि क्या उससे एक्चुअल में आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। अगर आपको लगता है इंप्रूव हो रही है तो उसे एक्ट करते रहना, अगर वो इंप्रूव नहीं हो रही तो क्या एक्शंस लेने हैं वो डिसाइड करना। एंड स्कैटर डायग्राम, ये भी हमारा एक क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर हम डिफरेंट वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल्स की स्टडी की जाती है। इसके अंदर पॉइंट्स, एक पॉइंट यहाँ एक्स एक्सिस पे कुछ लिखा जाता है, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे लिखा जाता है, कोई ना कोई मेजरमेंट लिए जाते हैं और उसके बेस पे क्वालिटी को डिटरमाइन किया जाता है। नाउ TQM टेक्निक्स, TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, वो है 6 सिग्मा, ISO 9000 सीरीज स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्किंग एंड काइजन। सो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो काइजन का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बोला था जब हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे थे कि जहाँ क्वालिटी मैनेजमेंट आ जाए ना, समझ लेना कि वो कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आए हैं, जापान से आए हैं। तो ये भी हमें किसने दिया है, KAIZEN। काइजन भी हमें किसने दिया है, जापानीज ने ही दिया है। इट इज़ अ जापानीज बिजनेस फिलोसफी दैट फोकसेज ऑन द ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी बाय इन्वॉल्विंग द एम्प्लॉयज एंड बाय मेकिंग द वर्क environment more efficient. इट मीन्स चेंज फॉर द बेटर और द कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। ये किस चीज़ पे फोकस करता है कि हमें लगातार चेंज करते रहना चाहिए ताकि हमारी क्या हो, लगातार इंप्रूवमेंट होती रहे। हमें एक जगह पे स्टैग्नेंट नहीं रहना चाहिए कि हम इस स्टेज पे हैं, इस स्टेज पे अच्छा कर रहे हैं बेशक, लेकिन हमें नई स्टेज पे पहुंचने की हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट पे फोकस करते रहना चाहिए। दैट इज केजियन। देन ये किसने दिया था हमें, मसाकी इमाई ने इसे दिया था। इट बिलीव दैट द स्मॉल चेंज कैन हैव बिग फ्यूचर इम्पैक्ट। ये पूछा जा सकता है कि ये किसने दिया था या कहाँ से आया है, तो ओरिजिनेशन आपको पता होना चाहिए। और ये किस चीज़ पे बिलीव करता है कि एक छोटा सा चेंज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ा इम्पैक्ट लेके आ सकता है, कि अगर हम इस स्टेज से इस स्टेज पे भी जाते हैं तो ये जो मूवमेंट है हमारी, ये भी ऑर्गेनाइजेशन के एक बहुत अंदर फेवरेबल और एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकती है। इसीलिए हमें हर एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे, बेटर थिंग्स पे फोकस करना चाहिए। इसके अंदर 5S को फॉलो किया जाता है। वो 5S क्या है, फर्स्ट इज SEIRE, सीरी, सीशन, सीशो, देन स्किट्सू एंड शिट्सुके। इसका मतलब क्या है, इस एस का आपको नाम पता होना चाहिए, इसके थ्रू आप क्या है, आपको 5S का नेम पता होना चाहिए। और उसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट एस कहता है सॉर्ट आउट, यानी कि अब सारी चीज़ें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती ना, तो ऑर्गेनाइजेशन में सॉर्ट आउट करो कि जितनी भी फंक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उसमें से मोस्ट रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट कौन सी है। देन उन्हें ऑर्गेनाइज करो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज करो। देन शाइन द वर्क प्लेस, यानी कि क्लीनलीनेस को मेंटेन करो। अगर आप चाहते हो एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट आप बनाओ, आप क्वालिटी को मैनेज कर सको, तो वहाँ पे क्लीनलीनेस, हाइजीन होनी चाहिए। तो ये क्या कहता है कि शाइनीनेस होनी चाहिए वर्क प्लेस पे। देन नेक्स्ट एस हमारा क्या कहता है, स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, सब कुछ स्टैंडर्ड वे में होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड अगर हमने सेट किया है इस चीज़ को अचीव करने के लिए, तो वो स्टैंडर्ड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे उसका फाइनल रिजल्ट बताया जाएगा, वो सब एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। एंड शिट्सुके मतलब कि सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को सेल्फ डिसिप्लिन पे फोकस करना चाहिए। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, सॉर्ट आउट,
ऑर्गेनाइज, शाइन यानी कि क्लीनलीनेस, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। सॉर्ट आउट, रिपीट करो, सॉर्ट आउट यानी कि सबसे पहले क्या करना है, इसे एक प्रोसेस की तरह देखो कि सबसे पहले जितने भी हैं उसमें से सॉर्ट आउट कर लेना, देन उन्हें ऑर्गेनाइज करना, फिर उन्हें क्लीन करना यानी कि क्लीनलीनेस, उसके बाद उन्हें स्टैंडर्डाइज कर देना एंड देन फाइनली सेल्फ डिसिप्लिन। नाउ बेंचमार्किंग, TQM की सेकंड क्या है, सेकंड अप्रोच या टेक्निक क्या होती है, बेंचमार्किंग। इट मीन्स टू सेट अ स्टैंडर्ड, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने टेक्निक काफ़ी डिस्कस की थी, बट 4 बेसिक टेक्निक अगर आपसे पूछी जाए कि कौन सी होती है, क्योंकि इससे पहले देखो ये हमने टूल्स एंड टेक्निक डिस्कस की थी, इसे हम टूल्स भी बोल सकते हैं और टेक्निक्स भी बोल सकते हैं, बट अगर 4 बेसिक टेक्निक पूछी जाए तो वो ये टेक्निक होती हैं। पहली हमने डिस्कस कर दिया, सेकंड हमारे क्या है, बेंचमार्किंग, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि बेंचमार्किंग का मतलब क्या है कि हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं और उसे ही अचीव करने के लिए करते हैं, और वो स्टैंडर्ड हमारा क्या होता है, बेस्ट इन क्लास। यानी कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल कि आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में कोई ऑर्गेनाइजेशन लेके आ रहे हो, ठीक है, अब टेलीकॉम इंडस्ट्री में पहले से वोडाफोन आइडिया है, BSNL है, एयरटेल है, तो इनका क्या, ये किस सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, कैसी क्वालिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, कैसे प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, ये आपको देखने चाहिए, और इनमें से जो बेस्ट है ना उसको आप क्या बना लोगे, बेंचमार्क बना लोगे कि वो जो बेस्ट कर रहा है, बेस्ट इन क्लास, हमारी जो एरिया है उसके अंदर जो बेस्ट है उसे हम अपना बेंचमार्क बना लेते हैं और उस बेंचमार्क को चैलेंज करते हैं, उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं, दैट इज बेंचमार्किंग, ताकि हमारी क्वालिटी मैनेज हो सके। देन 6 सिग्मा प्रोसेस। 6 सिग्मा क्या है, 6 सिग्मा इज अ सेट ऑफ टेक्निक एंड टूल फॉर द process of improvement developed by the scientist in 1980 at Motorola। पता होना चाहिए कि साइंटिस्ट ने 1980 में मोटरोला में इसे डेवलप किया था, दैट इज 6 सिग्मा। और ये क्या है, एक मैथडोलॉजी है जो फोकस करती है स्टैटिस्टिकल इंप्रूवमेंट टू अ बिजनेस प्रोसेस एंड एडवोकेट द क्वालिटेटिव मेजरमेंट प्रोसेस या फिर सक्सेस। 6 सिग्मा इज अ स्टैटिस्टिकल इंप्रूवमेंट इन द प्रोसेसेस एंड द फंक्शनैलिटी ऑफ बिजनेस टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड रिड्यूस वेस्ट। कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फंक्शंस आप परफॉर्म करते हो, जो प्रोसेस आप परफॉर्म करते हो, उनको मैथमेटिकल वे से, स्टैटिस्टिकल वे से कंट्रोल करना, यानी कि फॉर्मूलाज लगा के, स्टैटिस्टिकल मेजर्स लगा के उन्हें कंट्रोल करना, किसे, आपकी प्रोसेसेस को एंड फंक्शंस को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को इंक्रीज किया जा सके और वेस्ट को रिड्यूस किया जा सके। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, 6 सिग्मा। तो 6 सिग्मा क्या है, एक स्टैटिस्टिकल इंप्रूवमेंट है जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स की यूज से फंक्शंस एंड प्रोसेसेस को इस तरीके से मैनेज करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का वेस्ट तो रिड्यूस हो जाए और क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस है, क्योंकि ये कैसे क्वालिटी को कंट्रोल करती है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस के थ्रू, स्टैटिस्टिकल इंप्रूवमेंट के थ्रू हमारी सारी प्रोसेसेस को इंप्रूव करती है, ताकि क्वालिटी को अचीव किया जा सके और डिफेक्ट और जो भी वेस्टेज है उसे क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके। अब फेजेस क्या होती हैं 6 सिग्मा की, तो ये 5 फेज होती हैं, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। की सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, देखो 6 सिग्मा फोकस किस पे करता है, अगर आपको मीनिंग क्लियर हो गया तो फेजेस क्लियर हो जाएंगी। मीनिंग क्या है इसका, कि वो प्रोसेसेस के ऊपर कंट्रोल करता है, प्रोसेस को और फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है क्वालिटी को मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन किया जाता है, डिफाइन का मतलब क्या है, बताना कि कौन सी प्रोसेस पे फोकस करना है। ऐसा तो नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही प्रोसेस फॉलो होती है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस फॉलो होती है। तो 6 सिग्मा हम कौन सी प्रोसेस पे यूज करेंगे उसको डिफाइन करना। टीम ऑफ पीपल डिफाइन अ फॉल्टी प्रोसेस, यानी कि जिस प्रोसेस के अंदर कमी है उस प्रोसेस को डिफाइन कर देते हैं ताकि उसकी क्वालिटी को रीच किया जा सके। देन उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। द टीम मेजर द इनिशियल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस, कि हमने डिसाइड कर ली कि जो हमारा प्रोडक्ट ए है उसकी प्रोसेस हमें क्या करनी है, उसके ऊपर 6 सिग्मा को यूज़ करना है। तो पहले तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि ए प्रोसेस जो है वो हमें फॉलो करनी है। देन उसे क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि यानी कि ए जो प्रोसेस है वो कैसा आउटकम लेके आ रही है, उसकी इनिशियल परफॉर्मेंस कैसी है, ताकि हमें पता चल जाए कि वो बेंचमार्क से कितनी दूर है। तो हमें जब ये पता चलेगा कि ये हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है और ये अभी हम यहीं पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्रोसेस थोड़ी वीक है क्योंकि ये यहाँ रीच नहीं कर पा रही, तो तभी तो हम इसे क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं इस पर 6 सिग्मा। तो सबसे पहले हमें उस प्रोसेस को डिफाइन करना होता है, देन हमें उसे मेजर करना होता है कि वो कहाँ वर्क कर रही है, कैसी कैसी उसकी इनिशियल परफॉर्मेंस है। देन हम उसे क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब उस प्रोसेस को बाकी सबसे आइसोलेट कर देते हैं, अलग करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या पोटेंशियल रीजंस हो सकते हैं उस फेलियर के पीछे, कि ये जो स्टैंडर्ड है और ये उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, तो ये गैप क्यों आ रहा है, वो प्रोसेस इस स्टैंडर्ड को क्यों नहीं अचीव कर पा रही, इसको एनालाइज करना, इसके रीज़न को आइडेंटिफाई करते हैं। देन इंप्रूव करते हैं कि जो हमें रीज़न पता चल गया उसका सॉल्यूशन लेके आते हैं और इंप्रूवमेंट पे फोकस करते हैं, यानी कि क्या सॉल्यूशन है उसे इंप्रूव करते हैं, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं ताकि वो हमारी जो प्रोसेस है वो क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए और बेटर वर्क करना स्टार्ट कर दे। एंड देन फाइनली जो हमने इंप्लीमेंट किया उसे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं।
कि हमें देखा ये हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस आ रही थी और ये हमारा स्टैंडर्ड था, तो ये गैप का हमें रीज़न पता चल गया। अब हमने ये यहाँ पे सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया तो हम आगे बढ़ने लगे, बट ऐसा तो नहीं है कि एक बार आगे बढ़ने लगे तो हम उसे छोड़ देंगे, नहीं, लगातार उसे कंट्रोल करते रहेंगे कि फ्यूचर में ऐसी दिक्कत फिर से ना आए। तो क्या फेजेस हुए, डिज़ाइन सबसे पहले डिफाइन किया कि कौन सी प्रोसेस को करना है, उसे मेजर किया, उसे एनालाइज किया, एनालाइज करके इंप्रूव किया, एंड देन फाइनली कंट्रोल। Now ISO 9000 standard, it is defined as a set of international standards on quality management, कि ये हमारे क्या है, कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए बने हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को इन स्टैंडर्ड्स को मीट करना होता है। इन स्टैंडर्ड्स के अंदर जितने भी वैल्यूज़ गिवन हैं, जितने भी डिफरेंट स्टैंडर्ड गिवन हैं, वो सारे स्टैंडर्ड्स एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने होते हैं एज पर द अप्रोप्रिएबिलिटी, कि उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कौन सा अप्लाई होता है। जो भी एप्लीकेबिलिटी आती है उस स्टैंडर्ड को उन्हें इंश्योर करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, और ये अगर वो स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं इसका मतलब वो क्वालिटी मैनेज कर रहे हैं। सो ये क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है क्वालिटी मैनेजमेंट के और क्वालिटी एश्योरेंस के, जो डेवलप किए गए हैं कंपनीज को हेल्प करने में, कि अगर आप इन स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे तो सिंपली आपकी क्वालिटी अच्छी ही होगी। तो ये कंपनीज को हेल्प करते हैं ताकि वो इफेक्टिवली डॉक्यूमेंट कर सकें अपनी क्वालिटी सिस्टम्स को और अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर सकें इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए। ये वो डिफरेंट स्टैंडर्ड हैं, जैसे 9000, 9001, 2, 3, 4, 1987, 1994, इन पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट फिर भी अगर आपको इनकी स्टडी करनी हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये कौन कौन से, आपको ईयर मतलब इनका नंबर पता होना चाहिए कि कौन सी सीरीज़ के अंदर कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं। नाउ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पुअर क्वालिटी। अभी तक हमने क्या देखा कि क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, अगर क्वालिटी मैनेजमेंट होती है तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसका मीनिंग क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी जो डिफरेंट टेक्निक्स एंड टूल्स क्या है, 4 मेजर टूल्स कौन से हैं। अब अगर हमने सारा डिस्कस किया, वो किसके ऊपर फोकस था, क्वालिटी के ऊपर। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड करती, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या रिजल्ट होता है। यही जो रिजल्ट है ना, यही क्या करते हैं, फोर्स करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी को मैनेज करने के लिए, क्योंकि अगर ये रिजल्ट आएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगी। तो क्या रिजल्ट है, रेपुटेशन उसकी नेगेटिव अफेक्ट हो जाएगी। आप किसी दुकान से सामान खरीदने जाते हो, किसी ब्रांड का आपने खरीदा, आपने यूज़ किया तो पता चला उसकी क्वालिटी तो बहुत खराब थी, तो आपके माइंड में क्या बन जाएगा, एक परसेप्शन बन जाएगा, एक ओपिनियन बन जाएगा कि ये ब्रांड अच्छा नहीं है। तो अगर आप चाहते हो, अगर आपकी पुअर क्वालिटी होगी तो नेगेटिव इंपैक्ट बन जाएगा, नेगेटिव माइंड में परसेप्शन बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, शुरू में तो लोग परचेज करेंगे, बाद में वो दोबारा परचेज करने नहीं आएंगे। एक बार तो मान लो उन्होंने खरीद लिया, बाद में उन्हें पता चल गया कि भाई क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो बार बार वो क्यों खरीदेंगे, तो आपकी सेल्स कम हो जाएगी। सेल्स कम होगी तो आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। अगर आपकी सेल्स कम हो रही है, प्रॉफिट कम हो रही है, तो आप क्या करोगे, आपको अपना प्राइस भी कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका मार्जिन भी कम हो जाएगा। लेकिन कॉस्ट इंक्रीज होगी। कॉस्ट इंक्रीज क्यों होगी, अगर आपकी सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही है तो आप क्या सोचोगे कि भाई हमें एडवर्टाइज करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए, तो आप एडवर्टाइजमेंट पे, पोस्टर्स पे, पैम्पलेट्स पे, इन पे पैसा लगाओगे, बट एक्चुअल में आपको पैसा लगाना कहाँ चाहिए, क्वालिटी पे। देन वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या है कि आप एक्चुअल में जो बना रहे हो वो अच्छा बना ही नहीं रहे हो, तो इसका मतलब उसे बनाने में जितनी भी चीज़ें आपने लगा दी वो क्या है, वेस्ट है, तो आप रिसोर्सेज को वेस्ट करते हो। तो इन कॉन्सिक्वेंसेज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्वालिटी को मैनेज करना चाहिए। नाउ सेकेंड मेजर टॉपिक ऑफ टुडे इज स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ये भी क्वालिटी से ही रिलेट करता है। आज का पूरा वीडियो क्वालिटी के ऊपर ही कंसंट्रेटेड है कि क्वालिटी कैसे वर्क करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देखो, नेम ही सजेस्ट कर रहा है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके क्वालिटी को कंट्रोल करना। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल यूज्ड बाय द क्वालिटी प्रोफेशनल्स टू मेंटेन एन एक्सीलेंस लेवल ऑफ क्वालिटी। यानी कि स्टैटिस्टिक्स के टूल्स को, उसके मेथड्स को इस तरीके से यूज़ करना कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ क्वालिटी मेंटेन कर सको, दैट इज स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल कुछ नहीं है, एक सिंपल प्रोसेस है कि कैसे आप स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हो क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, दैट इज स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। इसके फ्यू फीचर्स क्या हैं, डिज़ाइन टू कंट्रोल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कि क्यों डिज़ाइन किया गया है, ताकि आप क्वालिटी को कंट्रोल कर सको। इसके अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, जैसे मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट्स, इनका यूज़ करते हैं, क्योंकि नेम में सजेस्ट करें ना स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, तो पहले 2 फीचर तो उसी को बता रहे हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करता है और किस चीज़ के लिए यूज़ करता है, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। डिज़ाइन टू डिटरमाइन द वेरिएशन इन द क्वालिटी और द लिमिट ऑफ टॉलरेंस, कि ये हमें क्या डिटरमाइन करता है कि कितना है वेरिएशन के अंदर, कितना है मीन्स क्वालिटी के अंदर कितना वेरिएशन है, जो हमने एक्सपेक्ट की थी उस क्वालिटी में और जो एक्चुअल क्वालिटी है उसके अंदर कितना वेरिएंस है, उसे डिफाइन करता है। और लिमिट ऑफ टॉलरेंस को, कि कितना वेरिएशन हम टॉलरेट भी कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा था कि 1000 हमारी क्या होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड क्वालिटी होनी चाहिए, बट हमारी क्वालिटी आई है 998, तो ये एक्सपेक्टेड से थोड़ी ही कम है, तो इसे हम टॉलरेट कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हम लिमिट ऑफ टॉलरेंस भी डिफाइन करते हैं। ये एक इकोनॉमिकल मेजर है, इसका मतलब इसे परफॉर्म करने में ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं आते हैं, बट सिस्टमेटिक मेथड है, सिस्टमेटिक वे में फॉलो किया जाता है। नाउ मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हम 3 मेथड यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल एंड एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। There are statistics used to describe certain quality characteristics such as central tendency। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का सिंपल सा मतलब है कि जो स्टैटिस्टिक्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है उसको यूज़ करना हमारे क्वालिटी के कंट्रोल के लिए, दैट इज स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल बाय डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी है, वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी कैसे डिफाइन होती है, डिस्पर्जन से, और डिस्पर्जन ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो डिस्पर्जन आप कैसे निकालते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन से, रेंज से, क्वार्टाइल डेविएशन से, मीन डेविएशन से, या फिर वेरिएंस से, इन सब चीज़ों से ही आप क्या करते हो, ये निकालते हो। तो ये हमारे क्या है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर हमारा क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम इंक्लूड करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। तो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमारा क्या आता है, मीन, मोड एंड मीडियन। एंड डिस्पर्जन के अंदर हमारा क्या आता है, डिस्पर्जन कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, वेरिएंस एंड रेंज। तो इन मेथड्स को, इन डिस्क्रिप्टिव मेथड्स को यूज़ करके जब हम क्वालिटी कंट्रोल यूज़ करते हैं, क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। नाउ सेकंड इज स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। दिस इज यूजिंग असेंबलिंग एंड स्टैटिस्टिकल मेथड टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ एन ऑन गोइंग प्रोसेस सच एज प्रोडक्शन और ऑपरेशन। कि ये भी हमारी किसी ऑन गोइंग प्रोसेस की क्वालिटी को मैनेज करने के लिए, यानी कि एक एंड प्रोडक्ट या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट की नहीं, एक फिनिश्ड प्रोसेस की नहीं, एक प्रोसेस जो एक्चुअल में वर्क कर रही है उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, प्रोसेस कंट्रोल। ये तो हमारा क्या है, फाइनल जो प्रोडक्ट आ गया ना, उसकी क्वालिटी को देखने के लिए कि वो कैसा क्वालिटेटिव है या नहीं, उसके लिए हम सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्जन मेजर्स को यूज़ करते हैं। बट स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल क्या करता है, प्रोसेस को कंट्रोल करता है, यानी कि उस जो बन रहा है उस प्रोसेस को उसी टाइम पे, ऑन गोइंग प्रोसेस को जब वो एक्चुअल में वर्क करिए उस टाइम पे कंट्रोलिंग करना, उन ऑपरेशंस को कंट्रोल करना, दैट इज स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। और ये हम कैसे कर सकते हैं, ग्राफिकल मेजर से कर सकते हैं, जिसके अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल चार्ट्स का यूज़ करते हैं। कंट्रोल चार्ट्स के अंदर क्या होती है, एक एक्सेप्टेबल लिमिट डिटरमाइन होती है, जैसे ये है, इसके अंदर ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, ये हमारी एक्सेप्टेबल एरिया है, यहाँ पे हमारी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। नाउ एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग क्या होती है कि आप कोई भी सामान खरीदते हो, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ की, आप एक ऑर्गेनाइजेशन आप चलाते हो, उसके अंदर आपने किसी भी चीज़ की 1000 यूनिट मंगाई है, तो ये आपको 1000 यूनिट जो मिली है इसको हम क्या बोलते हैं, लोट। कि आपका एक लोट आया, प्रोड्यूसर के पास लोट आ गया, अब आप इसे क्या करते हो, चेक करते हो कि भाई ये अप्रोप्रिएट आया है तो या नहीं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपने अगर 10,000 यूनिट मंगाई है, फॉर एग्जाम्पल 10 मंगाई है, 10,000 आपने मंगाई है, तो आप एक यूनिट को तो चेक कर नहीं पाओगे, आप क्या करते हो, कुछ यूनिट्स को चेक करते हो उठा के। अगर जो आपने मान लो इन 1000 में से 100 यूनिट चेक की, अगर उन 100 में से ज़्यादा डिफेक्टिव हैं, यानी कि मेजर जो प्रोपोर्शन है वो किस चीज़ का है, एक तो मेजर प्रोपोर्शन क्या है, डिफेक्टिव ज़्यादा है, एक जो ठीक है डिफेक्टिव क्या है, कम है। तो एक जो जब डिफेक्टिव ज़्यादा है, एक डिफेक्टिव कम है, अगर उन 100 में से 60 डिफेक्टिव हैं तो आपको क्या लगेगा कि इसका मतलब सारा ही डिफेक्टिव है, तो आप उसे वापस कर देते हो, इसका मतलब क्वालिटी आपने मैनेज नहीं की, मेंटेन नहीं कर पाए। और अगर उन 100 में से मान लो सिर्फ 20 डिफेक्टिव हैं, तो आपको लगता है कि भाई इतना डिफेक्ट भी नहीं है, या फिर 2-3 ही डिफेक्टिव हैं, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। तो वो हमारी क्या होती है, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। अ सैंपल ऑफ अ पार्ट विल बी टेकन एंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम विल बी काउंटेड। कि एक जो आपका लोट आया था 10,000 का, उसमें से आप एक सैंपल निकाल लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने 100 यूनिट निकाल ली, और उस 100 यूनिट में कितने डिफेक्टिव आइटम हैं उन चीज़ की स्टडी करते हो। अगर डिफेक्टिव आइटम हाई है, यानी कि ज़्यादा डिफेक्ट आ रहा है, तो आप उसे रिजेक्ट कर देते हो, अगर डिफेक्ट कम आ रहा है तो उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। बट इसमें एक एरर के चांसेस होते हैं। मान लो ये जो 100 यूनिट आपने निकाली थी, कि आपने 100 यूनिट निकाली, इसमें से 25 क्या थे, डिफेक्टिव थे, तो आपको लगा भाई काफ़ी ज़्यादा डिफेक्टिव है, तो आपने उसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और वापस भेज दिया। बट ऐसा हो सकता है कि सिर्फ यही 25 या 5-4 और 1000 में से सिर्फ 30 ही डिफेक्टिव हो, बस वो चांसेस ऐसे थे कि जो आपने 100 निकाले ना, उसमें 25 डिफेक्टिव ही आ गए। तो इसका मतलब क्या है, एक गुड क्वालिटी लोट आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अच्छा था बट आपने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आपका सैंपल सही नहीं था। तो वो किस चीज़ के लिए, प्रोड्यूसर के पास एक अच्छी क्वालिटी का फिर भी वापस चला गया, यानी कि उसने 1000 बेची थी, मान लो उस 1000 में से
सिर्फ 25 खराब थी और वही 25 उसके उस सैंपल में चली गई, तो इसके लिए प्रोड्यूसर के लिए तो लॉस हो गया ना कि भाई उसने 1000 बना के भेजी और वो वापस आ गई। ऐसे ही अगर हमने जो 100 सैंपल लिए वो 100 सारे के सारे अच्छे थे, लेकिन बाय चांस यही 100 अच्छे थे, बाकियों में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट है, तो हमारा सैंपल जो हमने लिया उसमें अच्छे थे लेकिन बाकी अच्छे नहीं है, बट हमने तो सैंपल के बेस पे डिसीजन लिया और हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो पुअर क्वालिटी लोट को अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो कंज्यूमर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये इसके अंदर एरर होता है कि अगर हमने अच्छे से डिसीजन मेकिंग नहीं की, अच्छे से एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग नहीं की, तो हमारे लिए एरर क्रिएट हो सकता है। ये जैसे वो कंट्रोल चार्ट मैंने आपको बताया था कि एक अपर कंट्रोल लिमिट होती है, एक लोअर कंट्रोल लिमिट होती है, और ये हमारी क्या होती है, सेंट्रल लाइन होती है। इसी के बीच में हमारी क्वालिटी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। नाउ क्वालिटी सर्कल्स, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, कि क्वालिटी सर्कल्स क्या होता है, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये कुछ मेंबर्स होते हैं, 6, 7, 8 मेंबर्स जो डिस्कस करते हैं क्वालिटी के रिगार्डिंग, ताकि क्वालिटी को मैनेज किया जा सके। इट इज़ अ वर्क ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हु वॉलंटरी मेड रेगुलरली, एंड ये क्या है, वॉलंटरी मेड ग्रुप है। वॉलंटरी मेड यानी कि सब अपनी चॉइस से, किसी को इसमें फोर्स नहीं किया जाता। जो भी 4-5 मेंबर है अपनी मर्जी से उसके मेंबर बने हुए हैं, किसी ने फोर्स नहीं किया होगा। जो क्या करते हैं, रेगुलरली मीट करते हैं, आपस में मिलते हैं, एक मीटिंग रखते हैं जिसके अंदर क्वालिटी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, ताकि बेटर सॉल्यूशंस को फाइंड आउट किया जा सके। क्वालिटी सर्कल इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज बिलोंगिंग टू द सेम और सिमिलर वर्क, यानी कि क्वाइट सिमिलर वर्क से होते हैं, ताकि वो अच्छे से डिस्कस कर चुके। 6 से 8 मेंबर का ग्रुप होता है जो क्वालिटी के रिगार्डिंग डिस्कस करता है, अच्छे से एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, ताकि अच्छे से अच्छे सॉल्यूशंस वो पा सके। इनको हम क्या एक्शन ग्रुप भी बोलते हैं, एक्शन सर्कल्स या स्मॉल ग्रुप भी बोलते हैं। ये रेगुलरली मीट करते हैं ताकि अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। सो क्वालिटी सर्कल्स की हिस्ट्री क्या है कि ये जापान में ही हुए थे 1962। याद रखना, जापान बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी क्वालिटी का नाम आता है। और इसे किसने दिया था, इशिकावा ने दिया था। ये इशिकावा इसके डेवलपर हैं। फीचर्स क्या हैं क्वालिटी सर्कल्स के, कि वॉलंटरी ग्रुप है, जो भी मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी मर्जी से चुना हुआ है। स्मॉल साइज होता है, ज़्यादा लार्ज साइज ये होता नहीं है। रेगुलरली वो मीट करते हैं। इंडिपेंडेंट एजेंडा है, यानी कि इनका खुद का डिफाइन किया हुआ एजेंडा होता है। ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी प्रेशराइज नहीं करती। क्वालिटी के ऊपर ये फोकस करते हैं कि क्वालिटी के रिगार्डिंग प्लानिंग करना, इन्वेस्टिगेट करना, सॉल्यूशन लेके आना, और रेगुलर फीडबैक देते हैं सो दैट क्वालिटी को मैनेज किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।